तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेमसन है। जैसा कि साथियों आप सबको पता होगा कि हम अपने भारतीय संविधान के एपिसोड की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने धीरे-धीरे संविधान निर्माण सभा की बात करते हुए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, फिर नीति निर्देशक तत्व आए, उनके बाद हमने निर्वाचन प्रणाली को देखते-देखते कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ रहे थे कि हमारा संघवाद किस प्रकार का है या संघवाद की अवधारणाएँ क्या है? संघवाद होने के बावजूद भी एकात्मक सिस्टम कैसा है हमारे देश में या केंद्र की ओर झुकाव कैसे है? इन सभी के साथ ही हम आज साथियों उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका के बाद जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे, अपने पिछले ही पाठ में पढ़ा था या पिछले ही एपिसोड में हमने पढ़ा था कि हमारा जो संघवाद है, उसमें हमने पढ़ा था कि 1993 तक हमारे देश में 2 स्तर की सरकारें थी, एक प्रांतीय सरकार और दूसरा केंद्रीय सरकार। उसी समय मैंने आपको थोड़ी-सी बात की थी, 1993 के बाद हमारे देश में तीसरे स्तर की सरकार आई और उसी तीसरे स्तर के सरकार का नाम स्थानीय सरकार है। तो आज हम उन्हीं स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में बातचीत करेंगे साथियों। हम ये भी जानेंगे स्थानीय स्वशासन क्या है, हम ये भी जानेंगे स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमें बाद में आवश्यकता पड़ी, पहला ऐसे क्या हो गया था कि हमें स्थानीय स्वशासन स्वीकार नहीं किया हमने। क्या हमारे पूर्व नेताओं ने या महान व्यक्तियों ने या महामनुष्यों ने मनीषियों ने क्या स्थानीय स्वशासन की बात की थी? क्या आज़ादी के बाद ही स्थानीय स्वशासन की बात रखी गई या फिर इससे पहले ही स्थानीय स्वशासन की बात हो रही थी? अगर हो रही थी, तो उसका विकास क्रम क्या था? कौन-सी समितियाँ बैठाई गई इनके लिए? और इसके साथ ही कौन से संविधान संशोधन के ज़रिए हमारे देश को स्थानीय स्वशासन अर्थात स्थानीय सरकार को मिलने का हम सबको सौभाग्य मिला, अर्थात कहने का मतलब है त्रिस्तरीय सरकार के ढांचे का हमने गठन किया। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए जैसा कि हम आज ज़्यादा विशेष तौर से बात करेंगे अपने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इसमें भी पंचायती राज व्यवस्था के अलग-अलग 2 संविधान संशोधन है, एक 73वां है और एक 74वां है। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आज 73वें तक सीमित रहें, लेकिन फिर भी कुछ-कुछ ऐसी बातें आएगी जिससे कि हमें 74वां भी साथ में लेकर चलना होगा। तो चलिए साथियों, चलते हैं, हम आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। जैसा कि साथियों सबसे पहले शब्द है स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन शब्द है साथियों वो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था और आज भी राज्य सूची का विषय ही है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। अब इसके साथ ही स्थानीय शासन किसे कहा जा सकता है? तो स्थानीय शासन की परिभाषा देने के लिए हम कह सकते हैं कि गाँव और जिला स्तर के शासन को जिला स्तर के शासन को गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहा जाता है। स्थानीय शासन कहा जाता है। अब साथियों हमारे मन में एक बात आएगी, तो क्या आजादी के बाद हमारे देश में या आजादी से पहले हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की बात की गई या नहीं की गई? इनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे मन में ये विचार अवश्य आएगा, आप सबके मन में विचार आ रहा होगा कि इस स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या लाभ है? या क्यों आवश्यकता पड़ी स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय सरकार को अपनाने? ऐसा क्या कारण रह गई जिससे कि स्थानीय स्वशासन हमें अपनाना पड़ा या स्थानीय शासन की स्थापना करनी पड़ी? तो जैसा कि साथियों हम ये स्थानीय शासन का अर्थ स्थानीय का मतलब ही होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो स्थानीय का अर्थ जैसे हम यूँ ही समझते हैं कि गाँव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ-कुछ समझ में आ गया होगा। आपकी आत्मिक चेतना आपके आत्मा के अंदर कुछ विचार पैदा कर रही होगी कि हो सकता है कि इनके लिए आप कल्पना कीजिए साथियों कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे अगर कोई गाँव का छोटा-सा काम करवाना है और अगर हम उस छोटे से काम के लिए क्या प्रधानमंत्री उपयुक्त रहेगा क्या हमारे गाँव को हमारे गाँव का काम करवाने के लिए या क्या मुख्यमंत्री उपयुक्त रहेगा या फिर विधायक उपयुक्त रहेगा या फिर गाँव का सरपंच उपयुक्त रहेगा? ये 4 प्रक्रिया है मतलब इन चारों प्रक्रियाओं को ठीक से देखें, तो हमें जितना हमारा सरपंच जानता है उतना विधायक नहीं जानता और जितना विधायक जानता है उतना हमें मुख्यमंत्री नहीं जानता और जितना मुख्यमंत्री जानता है उतना प्रधानमंत्री नहीं जानता। तो हमने क्या कहा कि हमें सबसे ज़्यादा कौन जानता है? हमें सबसे ज़्यादा गाँव का सरपंच जानता है। इसीलिए
गांव के कामों को या व्यक्ति के काम को एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा करवाया जाए या सरकार के एक ऐसे स्तर के द्वारा करवाया जाए जो जल्दी से कम समय में और फटाफट में पूरा कर लिया जाए। हमारा मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य है कि हमारा कोई भी काम है, अगर हमारा काम प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा तब तक भी समय गुजर जाएगा, लेकिन इतने समय में तो हमारा काम अगर सरपंच चाहता है तो सरपंच करवा सकता है। तो इन कारणों से भी हमें स्थानीय स्वशासन की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। दूसरा, समय की बचत के लिए हमने बात की। दूसरा, जान-पहचान के संदर्भ में भी, और तीसरा यहाँ तक कि गांधी जी के विचार तक थे, गांधी जी खुद चाहते थे। इसके साथ ही हमारे संविधानवेत्ताओं ने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आप खुद जानते हैं, या नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में हमने पहले बात की है, जिसका आर्टिकल 40 क्या कहता है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। कहीं न कहीं पंचायतों का गठन ही स्थानीय स्वशासन की मांग करता है। लेकिन आर्टिकल 37 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 37 कोई नीति निर्देशक तत्वों का कहता है कि वाद योग्य नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर ऐसा नहीं भी करती है सरकार, कोई भी प्रांतीय सरकार, तो भी इनके ऊपर ये वाद योग्य नहीं है। तो हमें स्थानीय स्वशासन को प्राप्त करते हुए या वास्तविकता में हमें लोकतंत्र को प्राप्ति के लिए या गांव स्तर तक लोकतंत्र को पहुंचाने के लिए 1993 तक इंतजार करना पड़ा। इससे पहले भी प्रयास हुए, कौन-कौन से प्रयास हुए उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 2 छोटी-सी और चीज़ों का उदाहरण देते हुए आपको बताऊँगा। जैसे कि एनसीईआरटी 2 उदाहरण देती है 2 सरपंचों के। एक मध्य प्रदेश की सरपंच साहिबा है जिनका नाम गीता राठौड़ बताया गया है। गीता राठौड़ 1995 में अपने इसी मतलब संविधान संशोधन के बाद 1995 में मध्य प्रदेश के एक जमानिया तालाब गांव की सरपंच बनती है। और सरपंच बनने के बाद वो क्या करती है कि अच्छे कार्य करवाती है, तालाबों का निर्माण करवाना है, सार्वजनिक क्षेत्रों में या शिक्षा में वृद्धि, स्वास्थ्य केंद्र है वो ठीक तरीके से लगाना, प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं केंद्र स्थापित करना। इसके साथ ही गांव चार दीवारी का निर्माण है, टाँके है, आवास की योजनाएं, इन सब में महत्वपूर्ण अपना कार्य करती है और अपना दायित्व निभाती है। तो लोगों को लगा 2000 में उन्हें वापस निर्वाचित किया गया। लोगों को लगा कि बेहतरीन है, ये सही है, हमारे लिए विकास कर सकती है। ऐसा का ऐसा ही तो इसमें क्या हुआ कि उस सरपंच साहिबा ने अर्थात गीता राठौड़ ने महत्वपूर्ण काम किया और उस काम के लिए ही जनता ने वापस उन्हें आशीर्वाद दिया, वापस 2000 में उनको चुनाव जितवाया। और ऐसे कैसा हम और समझते हैं, और एक घटना है, ये मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन घटना हो सकती है। तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, गाँव है। उस गाँव की एक सरपंच साहिबा वो भी स्त्री है। और उसने क्या किया कि उस समय तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश ये निकाला कि उस गाँव के या उस क्षेत्र के 71 जो राज्य कर्मचारी थे, वो राज्य कर्मचारी क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। और उन 71 राज्य कर्मचारियों को कहा गया कि वेंगेवसल गाँव का नाम है, थोड़ा याद रख लेना। वेंगेवसल गाँव में 2-2 एकड़ जमीन अर्थात 71 है, तो टोटल 142 एकड़ जमीन उन सेवानिवृत्त मतलब अधिकारियों को देनी थी। और ये बात कलेक्टर तक पहुंचाई गई, तो कलेक्टर ने आदेश दिया वहां के गांव की सरपंच साहिबा को कि आपको क्या करना होगा, इन 71 सदस्यों को 2-2 एकड़ जमीन देनी होगी। लेकिन कौन से पंचायत से? पंचायत का नाम है वेंगेवसल। लेकिन सरपंच और उनके जो जितने भी जो पंचायत के लोग थे उन्होंने इनकार कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा है। तो फिर उन्होंने क्या लड़ा? कोर्ट में केस लड़ा। मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने केस एक खंडपीठ के द्वारा एक न्यायाधीश ने जो केस सुना, जो फैसला सुनाया, वो उनके विपक्ष में सुनाया। कहने का मतलब है उस फैसले में कहा गया कि आप सरकार की बातों को इनकार नहीं कर सकते, आपको कलेक्टर की बात माननी होगी, इनको 2-2 एकड़ जमीन देनी ही होगी। लेकिन उसने फिर वापस उच्च अदालत में क्या किया? अपना उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवाया, याचिका दायर करवाई, और उस याचिका ने बकायदा सरपंच को देते हुए कहा था, मतलब सरपंच के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा था कि ये बिल्कुल पंचायत का निर्णय है, अगर पंचायत चाहे तो जमीन दे, पंचायत चाहे तो नहीं दे। अर्थात मेरा कहने का मतलब है उस सरपंच की इतनी दूरदर्शिता और इतनी मेहनत मेहनत के बावजूद वो अपने गांव की अर्थात वेंगेवसल क्षेत्र की पंचायत की 142 एकड़ जमीन को बचा देती है। तो कहने का मतलब है, तो अगर उन्होंने संघर्ष किया, ये स्थानीय स्तर पर अगर नहीं होता, अगर स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्तर पर या स्थानीय सरकार का विकास नहीं होता, तो क्या वो अपनी जमीन बचा पाती? नहीं बचा पाती। तो इन सारे फैसलों के लिए स्थानीय सरकार अति आवश्यक है, स्थानीय स्वशासन का होना बहुत जरूरी है।
अब साथियों, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता का पहला कारण, आवश्यकता क्यों? आवश्यकता क्यों? तो पहला है कम समय में कार्य करवाना। ठीक है। नंबर 2, उच्च स्तरीय नेताओं या अधिकारियों की बजाय स्थानीय नेता से ज्यादा मेल मिलाप ठीक है। तीसरा, केंद्रीय या प्रांतीय नेताओं की बजाय गांवों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होना। ठीक है। और चौथा, गांधी जी के ग्राम स्वराज और राजनीतिक व सामाजिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित ठीक है। और इसके साथ ही अगर और लिखना चाहते हैं तो फिर लिख सकते हैं कि जैसे महात्मा गांधी का कथन है एक इनके बारे में, महात्मा गांधी लिखते हैं कि गांवों को गणराज्य की संज्ञा दी जाए, सबसे पहले ग्रामीण विकास निचले स्तर से शुरू किया जाए, ये सब गांधी के विचार थे। गांधी जी ने कहा था कि गांवों को गणराज्य स्थापित करना चाहिए, गांवों को गणराज्य घोषित करें, और गांवों को गणराज्य घोषित करने के बाद गांवों को इतना सक्षम बना दे कि गांवों के जितने भी मुद्दे हैं, गांवों के जितने भी विवाद है, वो अपने आप में हल करने में सक्षम हो। इन सभी कारणों से हमें किसकी आवश्यकता हुई? स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता हुई कि स्थानीय स्वशासन कम समय में कोई भी कार्य करवाना है तो वो स्थानीय स्वशासन के लिए, इसके लिए स्थानीय स्वशासन हमारे लिए उपयुक्त हुआ या हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ठीक साबित हुआ। फिर उच्च स्तरीय नेताओं या अधिकारियों की बजाय स्थानीय नेताओं से ज्यादा मेल मिलाप है, इसलिए भी आवश्यकता हुई हमें। फिर मतलब ताकि कोई भी काम हो जाए हमारा समय पे। दूसरा है केंद्रीय या प्रांतीय नेताओं की बजाय गांवों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर होना। मतलब
जो गांवों की समस्या है वो उन बड़े-बड़े नेताओं को या बड़े-बड़े अधिकारियों को थोड़ी पता है। उसकी वास्तविक पता तो किसको है? जो वहाँ के लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं, उन स्थानीय लोगों को पता है। और इसके साथ ही गांधी जी के ग्राम स्वराज पर आधारित है। गांधी जी के ग्राम स्वराज के आधार पर आधारित होने पर और इसके साथ विकास के गांधी जी का कहना था कि विकास निचले स्तर से शुरू किया जाए। और दूसरा हम सब कह सकते हैं कि गाँव का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि अभी हमने उदाहरण दिया था, एक तो उदाहरण दिया था हमने किसका कि मध्य प्रदेश के जमानिया तालाब का और इसी के साथ ही एक दिया था अपने वेंगे वसल गांव का। तो इन घटनाओं के आधार पर भी हमें या इन घटनाओं को देखा गया तो तब हमें लगा कि वास्तव में स्थानीय स्वशासन की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए और स्थानीय स्वशासन की स्थापना भी करनी चाहिए। इसलिए स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। अब साथियों इसके बाद एक ही महत्वपूर्ण है स्थानीय स्वशासन की परिभाषा थोड़ी सी याद कर लेना। और दूसरा अगर भारत में कोई प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है तो वो स्थानीय स्वशासन की ग्राम सभा है। हम आगे ग्राम सभा की परिभाषा के बारे में बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि ग्राम सभा की क्या परिभाषा है। इससे पहले हम स्थानीय स्वशासन का विकास क्रम पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का विकास क्रम भारत में, ठीक है ना। हम भारत में विकास क्रम की बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन की। सबसे पहले जैसे कि साथियों प्रारंभ में प्राचीन काल में सभा कहते थे स्थानीय स्वशासन, प्राचीन काल में सभा और यही सभा बाद में पंचायत, यही सभा बाद में पंचायत कहलाई। वर्तमान में पंचायत कहते हैं, पंचायत कहलाई। यही सभा बाद में क्या कहलाई? पंचायत। तो सबसे पहली बार प्राचीन काल में सभा कहते थे लेकिन बाद में इसे पंचायत कहा जाने लगा। फिर बाद में 1882 में लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड रिपन, मैं यहाँ लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिपन कौन था? वाइसराय भारत का। वाइसराय कौन? लॉर्ड रिपन। 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वाइसराय है, ने मुकामी बोर्ड की स्थापना की। मुकामी बोर्ड, मुकामी बोर्ड का मतलब होता है लोकल बोर्ड की स्थापना कर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की स्थापना। मुकामी बोर्ड की स्थापना की किसने? 1882 में लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए भारत में अगर अंग्रेजों के काल में या गवर्नर के समय का अगर किसी भी व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है? 1882 लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं? जनक भी कहते हैं। और उस समय इन्हें मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। ये विकास क्रम है स्थानीय स्वशासन का। फिर साथियों 1919 के अधिनियम के भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार या 1919 के भारत शासन अधिनियम, माफ कीजिएगा, भारत शासन अधिनियम, व 1935 के भारत शासन अधिनियम, के तहत प्रांतों में पंचायतों का गठन किया। पंचायतों का गठन कर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया।
तो 1919 का भारत शासन अधिनियम और इसके साथ ही 1935 के बाद का भारत सरकार, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इन दोनों के तहत पंचायतों में जो 1935 में सबसे पहले 1919 में सबसे पहली बार प्रांतों में पंचायतों का गठन करके क्या स्थानीय स्वशासन के मतलब इसका और तेज किया था, लेकिन इसी को और बढ़ाते 1935 में भी इन्हें जारी रखा गया और गठन स्थानीय स्वशासन को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। अब साथियों ये है स्वतंत्रता से पहले। उसके बाद अगर संवैधानिक विकास की बात करें, विकास क्रम, तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 4, आप यही लिख देना, भाग 4 अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा पंचायतों के गठन की बात करने की, पंचायतों के गठन की बात की गई कि भाई राज्य पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा। ये संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में। इसके साथ ही महात्मा गांधी, एक और साथियों मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 1948 की 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी का अगर निधन नहीं होता तो इतना मेरे विचारों के अनुसार मुझे इतना विश्वास है कि हमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले ही स्थानीय स्वशासन को या स्थानीय शासन को हमारे संविधान में दर्जा मिल जाता या हमारे संविधान में स्थायी जगह मिल जाती जिस समय संविधान बन रहा था। लेकिन उस समय ऐसा हुआ नहीं होने का कारण भी है, एक और महात्मा गांधी जी चले गए थे और दूसरी और कुछ दिक्कतें थी। वो कौन कौन सी दिक्कतें थी, हम दो महान नेताओं के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके नामों के बारे में भी, हम जिन्हें भारतीय संविधान का महान मनीषी कहते हैं, हम जिन्हें भारतीय संविधान का पिता और माता दोनों कहते हैं, हम यहाँ तक कि हमें जिन्हें आधुनिक भारत का मनु कहते हैं, उस व्यक्ति ने भी स्थानीय स्वशासन का विरोध किया था। विरोध करने का कारण क्या था कि बहरहाल हम आगे पढ़ेंगे क्या कारण थे। तो एक है संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा पंचायतों का गठन करने की बात की गई। इसके साथ और क्या बात करेंगे हम, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सरकार की बात की, त्रिस्तरीय शासन की मांग की। अब याद रखना साथियों, इनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री, याद रखना समय है अपना 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान का क्षेत्र है नागौर, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, नागौर। किसकी स्थापना की, पंचायती राज, पंचायत की स्थापना। और ये पंचायती राज की स्थापना किसने की थी भाई, ये पंचायती राज की स्थापना की थी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंचायती राज के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की क्या की थी, स्थापना किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नागौर, यही राजस्थान अपना नागौर। हाँ चलिए साथियों, 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति ने क्या कहा, त्रिस्तरीय शासन की मांग की उसने। एक शासन कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय शासन होना चाहिए। इसके बाद क्या घटनाएं हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन जैसा कि आर्टिकल 40 में लिखा गया था, क्या लिखा गया था कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा, तो वास्तव में सरकार ने 1952 में, अगर आपने लिख दिया हो तो मैं एक बार इससे आगे की और आपको ये हटा के बता देता हूँ। 1952 में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। कौन सा कार्य, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत पंचायतों या स्थानीय स्वशासन के बारे में 1952 में सामुदायिक
विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जरिए स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया। ठीक है साथियों, ये जो सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इन 1952 में चलाया गया और इसके तहत स्थानीय शासन को क्या दिया गया, बढ़ावा दिया गया। लेकिन ये आपको पता है साथियों कि हम आगे भी पढ़ेंगे कि नहीं लगाने का कारण, उस समय मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा। और इसके साथ ही बात करें 1960 में, 1960 बम्बई का टुकड़ा किया गया, मतलब आप लिख दो महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में पंचायतों का गठन किया गया, गठन करके अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए। ठीक है, लेकिन ये चुनाव लंबे समय तक चले नहीं। कहने का मतलब है स्थानीय स्वशासन को विकास में बढ़ावा दिया 1960 में उन्होंने। फिर साथियों समितियां आती गई, सिफारिशें देती गई। हम बात करते हैं 1989 में। इससे पहले 1987 में एक और आई थी, उन्होंने भी बात की थी 1989 में, पीके थुंगन समिति। इस पीके थुंगन समिति की सिफारिश पर ही क्या किया गया साथियों, पीके थुंगन समिति, इसके सिफारिश पर एक तो याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन, इन्होंने कहा था कि स्थानीय स्वशासन के समय पे चुनाव हो। इसके साथ ही इन्होंने कहा था उनके लिए अलग अलग कौन कौन से कार्य दिए जाने चाहिए, राज्य सूची के कौन कौन से, तो अलग से कार्य सूची जारी की जाए और तथा इनको भी अलग से क्या दिया जाए, वित्तीय शक्तियां दी जाए ताकि ये अपना समय से काम ठीक तरीके से कर पाए। तो 1989 में पीके थुंगन समिति ने समय पर चुनाव करवाने की मांग, तो समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, संवैधानिक दर्जा देने की बात की। ठीक है, इसके साथ ही समय पर चुनाव करवाने की भी बात की गई, सिफारिश की। इन्होंने कार्य सूची, मतलब कौन कौन से कार्य स्थानीय स्वशासन को देने चाहिए या स्थानीय शासन को देने चाहिए, उनके बारे में भी बात की थी, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके साथ ही 64वां व 65वां संविधान संशोधन, 64वां और 65वां संविधान संशोधन राजीव गांधी की सरकार, किसकी सरकार, राजीव गांधी की सरकार, संशोधन राजीव गांधी की सरकार ने 1989 में एक स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने का असफल प्रयास किया, संवैधानिक दर्जा देने का असफल प्रयास, कैसा प्रयास किया साथियों, असफल प्रयास किया। किसने असफल प्रयास किया, तो वो असफल प्रयास किया था आपके राजीव गांधी की सरकार ने। कौन से संविधान संशोधन में, 64वां और 65वां संविधान संशोधन था 1989 में। अब देखो असफल प्रयास कैसे हुआ। एक तो साथियों अंत में चुनाव आ गए थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी राज्यसभा ने ये पास नहीं किया, राज्यसभा में दिक्कत आ गई। हम आगे अपने जिस समय भी हमें समय मिलेगा उस समय हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान ने हमें आर्टिकल 368 के तहत
संविधान संशोधन की तो शक्ति दी है, लेकिन संविधान संशोधन की शक्ति में 3 बातें लिखी गई है, जिसमें 368 में 2 बातें लिखी गई, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य, कम से कम आधे राज्य, और एक है ऐसा ही सामान्य बहुमत के जरिए संविधान संशोधन करना। वो 368 में नहीं लिखी थे, लेकिन प्रक्रिया में वो भी सम्मिलित है। लेकिन साथियों कुछ दिक्कतें हैं, उनमें एक दिक्कत ये भी है कि संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन अगर लोकसभा पास कर लेती है, राज्यसभा उनको इनकार कर देती है, इसका मतलब है वो पूरा का पूरा संविधान संशोधन क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। इनके बारे में हम विस्तृत से चर्चा बाद में करेंगे। ऐसा का ऐसा राज्यसभा ने किया था 64वें और 65वें संविधान संशोधन, और ऐसा का ऐसा किया था 44वें संविधान संशोधन की धारा 5 को रद्द कर दिया था राज्यसभा के कहने पर, राज्यसभा ने उसे पारित ही नहीं किया था। ऐसे एक और घटनाओं में राज्यसभा ने अपने इन शक्ति का प्रयोग करते हुए संवैधानिक संशोधन में कहीं न कहीं दिक्कतें या अड़चन पैदा करने का काम किया। अब लास्ट में साथियों ये संशोधन भारतीय मतलब अपने स्थानीय स्वशासन का विकास का क्रम है। इस प्रकार ये विकास का क्रम क्या करता है, धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। हमें महत्वपूर्ण याद रखनी है 1989 में पी.के. थोंगन समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, और इनकी सिफारिश को मानते हुए आखिरकार तत्कालीन कांग्रेस सरकार अर्थात तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने 64वां और 65वां संविधान संशोधन करवाया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि उसमें जो स्थानीय स्वशासन है उनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया, क्योंकि चुनाव बीच में लोकसभा मतलब लास्ट में चुनाव आ गए थे, इसके कारण लोकसभा भंग भी हो गई और राज्यसभा ने इसे पारित भी नहीं किया था। तो इन्हीं का वापस अनुसरण करते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 में, और इसके साथ ही याद करने के लिए तत्कालीन सरकार पीवी नरसिम्हा राव, वही कांग्रेस के गठबंधन की सरकार, और उसी गठबंधन की सरकार ने राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए देश में स्थानीय स्वशासन की मांग को संवैधानिक दर्जा देने तक का सफर तय करने में सफलता का मतलब सफलता हासिल की। तो ये है साथियों अपने स्थानीय स्वशासन का विकास क्रम। स्थानीय स्वशासन का विकास क्रम के बाद है कि संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय क्या दिक्कत आ रही थी, प्रारंभ में जिस समय हमारा संविधान था उस समय क्या दिक्कत थी जिसके कारण कि संविधान सभा को दर्जा नहीं मिल पाया था, या माफ कीजिए स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया था। तो उसका कारण है अभी, जैसे कि साथियों एक तो कारण है, हम सब जानते हैं जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश में आजादी के साथ साथ दंगे भी फैले थे। हमने देखा था सांप्रदायिक भावना कितनी तेजी से बढ़ रही थी लोगों के मन में, हिंदू मुस्लिम आपस में काटे जा रहे थे। मैंने आपको पहले भी किसी एपिसोड में बताया होगा कि किस प्रकार लाहौर से आने वाली नहीं पाकिस्तान के लाहौर से आने वाली ट्रेन, और ट्रेन में किस प्रकार से पैम्पलेट चिपकाए गए, और उन पैम्पलेटों में लिखा गया था खुले तरीके से वहां के लोगों के द्वारा या सांप्रदायिक लोगों के द्वारा जो लिख रहे थे, ये नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये तोहफा है, किसका, आजादी का तोहफा है। तो कहने का मतलब है केवल लोको पायलट के अलावा कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचाया था। तो ऐसी स्थिति में कैसे स्थानीय स्वशासन पर विश्वास कर ले, कैसे स्थानीय इलाकों को इतनी स्वतंत्रता दे दे जिससे कि हो सके सामने कोई देश की एकता और अखंडता को क्या हो, खतरा हो। तो प्रारंभिक संविधान निर्माण में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा न देने के कारण, संवैधानिक दर्जा न देने के कारण क्या कारण रहे। ठीक है साथियों, नंबर 1 पहला, आजादी के समय होने वाले सांप्रदायिक दंगे, दूसरा कारण क्या साथियों, नेहरू स्वयं अति स्थानीय शासन, स्वतंत्रता
के पक्ष में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे, वे अति स्थानीयता को देश की एकता के लिए खतरा, देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा मान रहे थे, अखंडता के लिए खतरा मान रहे थे। ठीक है, दूसरा कारण नेहरू नहीं मान चाहते थे। अब तीसरा कारण मैंने कहा था मनु या भारतीय संविधान के माता और पिता या मम्मी और पापा, कुछ भी कहो, हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम भारतीय संविधान में सबसे विशेष है, सबसे उल्लेखनीय है, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर APJ, माफ कीजिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था हाँ कि स्थानीय स्तर पर जाति पाति का वर्चस्व ज्यादा है, जिसके कारण स्थानीय शासन का फायदा उच्च जातियों द्वारा या उच्च जातीय लोगों द्वारा या इसकी नीति को प्रभावित ढंग से पेश किया जा सकता है, प्रभावित कर पेश किया जा सकता है। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि वकाए जो स्थानीय स्वशासन है वो एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है, लेकिन हो सकता है कि स्थानीय स्वशासन में स्थानीय स्तर पर जाति और पाति का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, जिसके कारण हो सकता है कि जिस प्रकार जो अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे लोग थे, जो निचले या जो दलित लोग थे, उनके ऊपर हो सकता है कि समाज के उच्च वर्ग ऐसी स्थिति लागू करने के बाद ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर और भी क्या कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि एक बार स्थानीय स्वशासन को ऐसी स्थिति से परे रखा जाए या संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाए। इसके साथ ही साथियों हम एक और चीज पढ़ेंगे, और उस समय क्या है कि राजनीतिक दलबंदी थी, गुटबंदी थी। ठीक है, कि हो सकता है स्थानीय स्तर पर आज भी आपको, हम सबको पता है कि कोई भी राजनीतिक दल है, प्रत्येक गांव में उस दल की गुटबंदी बनती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, उन्होंने निचले स्तर, सबसे त्रिस्तरीय सरकार को विभाजित तो किया, लेकिन त्रिस्तरीय सरकार के सबसे निचले या सबसे छोटे अर्थात एक ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच किसी भी दल का व्यक्ति नहीं होता, किसी भी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी एक गुट में बंधा रहता है। तो इस गुटबाजी से बचने के लिए भी उन्होंने कहा था कि अभी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाए। तो गुटबंदी के कारण, गुटबाजी के कारण कि अलग अलग गुट पड़ जाएंगे और अलग अलग गुटन कहीं न कहीं हो सकता है दिक्कत करेंगे। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, इन दिक्कतों से बचने के लिए जिस समय हमारा संविधान बना था, संविधान वेताओं ने कहा था कि स्थानीय स्वशासन को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हमने पहले भी बात की है कि वहां बात की गई कि नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 40 क्या कह रहा है? आर्टिकल 40 कह रहा है कि स्थापना की जानी चाहिए, मतलब बढ़ावा देगा पंचायतों को, और राज्य बढ़ावा देने में भी कहीं न कहीं प्रयास करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसके साथ ही महाराष्ट्र और जो गुजरात में
सरकारों ने क्या किया, स्थापना की थी, अपने स्थानीय स्वशासन का चुनाव भी करवाए थे, अप्रत्यक्ष चुनाव। पहले क्या था, राज्य स्तर पर छोड़ दिया गया, प्रांत स्तर पर छोड़ दिया गया, वे अप्रत्यक्ष चुनाव करवाते थे। इनके साथ ही वे जिस समय चाहते थे उनको भंग करवा सकते थे। अब तो क्या है कि 6 महीनों के स्थानीय स्वशासन के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के विकास क्रम की मतलब किस प्रकार 73वां संविधान संशोधन हुआ और किस प्रकार 74वां संविधान संशोधन हुआ, तो बात करते हैं पहले 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों? 1992। और ये लागू कब हुआ? तो लागू 24 अप्रैल, ये 24 अप्रैल एक और तिथि के लिए, एक और दिन के लिए भी महत्वपूर्ण, ये 24 अप्रैल का दिन और एक विवाद के लिए भी या मामले के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप सबको पता होगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या विवाद आया था, उसके लिए भी जो 11 जजेज, जो 13 जजेज, आज तक का सबसे बड़ी या संवैधानिक पीठ बैठी थी, उनका निर्णय भी 24 अप्रैल को आया था। 24 अप्रैल 1993 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। जैसा कि साथियों मैं पहले बात कर रहा था आपके कि उस समय जो अप्रत्यक्ष तरीके से प्रांतीय सरकारें चुनाव करवाती थी, इनके साथ ही अगर जिस समय चाहती उस समय उनको भंग कर सकती थी, 6 महीनों के भीतर चुनाव नहीं करवा सकती या नहीं करती थी। इनके साथ ही उनको अलग से वित्तीय मामले में या उनको जो कर कहाँ-कहाँ से लेने हैं उनकी शक्ति नहीं देती थी। यहाँ तक कि बहुत सारे राज्यों में पंचायत स्तर की या जो त्रि-स्तर की सरकार होती है, उस सरकार का काम भी कौन करती थी? उस सरकार का काम भी वहाँ के अधिकारी करते थे, वहाँ के जो अफसर लोग हैं वो करते थे। तो ये साथियों एक है अपने मतलब ये 73वें संविधान संशोधन से पहले है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 1992 में किसकी सरकार थी? तो साथियों पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, नरसिम्हा राव की सरकार, ठीक है, सरकार द्वारा लाया गया था ये और उसी के द्वारा ही पास किया गया था और संवैधानिक दर्जा दिया था इसमें। तो लिखना है इसमें स्थानीय स्तर को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखिए साथियों, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं हमारे संविधान में मूल रूप जिस समय संविधान बना था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी साथियों। उनके बाद धीरे धीरे हमने 9वीं अनुसूची 1951 में बनाई थी पहले संविधान संशोधन के जरिए, फिर हमने 1952वां संविधान संशोधन किया, फिर 1985 में और 10वीं अनुसूची जोड़ी दल बदल से संबंधित। तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? और इस सूची में कितने विषय? राज्य सूची में से, राज्य सूची के 29 विषयों को रखा गया, 29 विषय। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय है भाई? 29 विषय हैं। अब 29 विषय में से कुछ विषयों के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला लिखा है कृषि, ठीक है, फिर अपने शिक्षा, ठीक है, इसी के साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कुछ याद कर लेना शिक्षा में भी प्राथमिक व माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, ठीक है, ये शिक्षा में मतलब अपने। फिर कृषि है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, आवास निर्माण है, आवास, फिर शौचालय, इसके साथ ही मेले हैं, ठीक है, कोई मतलब गांव के मेले हैं या हाट बाजार है, ठीक है, हाट बाजार है या मेले है, शौचालय है, आवास है, सामुदायिक विकास क्रम है, इसके साथ ही स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य में भी
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इसके साथ ही और याद करना चाहो तो फिर सड़क है, तालाब है आदि। ये बहुत सारी, ये 29 कार्य है टोटल। ठीक है कि भाई राज्य सूची के 29 कार्यों में से वे कौन कौन से कार्य होंगे, तो वे कार्य होंगे जो वहां की राज्य सरकार चाहेगी, वे वहां के कार्य होंगे और उसके अनुरूप राज्य सरकार उन्हें क्या दे सकती है, छूट दे सकती है या स्वतंत्र विषयों के तौर पर स्थानीय स्वशासन को दे सकती है। अब देखिए साथियों कि 1993 में ये ज्यों ही लागू किया गया इन्हें, और फिर सरकार को प्रत्येक राज्य को 1 वर्ष का समय दिया गया और कहा गया कि 1 वर्ष के भीतर भीतर क्या करेगी कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने नियम बनाएगी और नियमों के अनुसार समय पे के समय रहते हुए चुनाव करवाएगी और चुनाव के माध्यम से ये लोकतांत्रिक सत्ता में मतलब संवैधानिक स्तर पर प्रत्येक राज्यों में क्या करेगी, शासन प्रणाली को स्थापित करेगी। अब देखिए साथियों, यहाँ मैं 2 और कहता हूँ, एक उन्नी और मुन्नी, जैसा कि मैं हमेशा जिक्र करता हूँ प्रत्येक पाठों में या प्रत्येक एपिसोड में। बच्चा कह रहा है या बच्ची कह रही है, क्या कह रही है, बहुत बेहतरीन है कि राज्य सरकार तो स्वयं धन के लिए मांग रही थी, वो तो स्वयं भीख मांग रही थी केंद्र सरकार से, तो राज्य सरकार खुद क्या देगी स्थानीय स्वशासन को धन देने के लिए अलग से, मतलब कौन कौन से क्षेत्र देगी या कौन कौन से कर के लिए इकाइयां देगी। तो ये उनका कहना है, क्योंकि हमने संघात्मक स्तर पर पढ़ा था ना, क्योंकि राज्य सरकार अगर केंद्र और राज्य में भिन्न भिन्न तरीके की मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग दल की सरकारें हैं, तो फिर वो सरकारें क्या करती है, नहीं देती है। कहने का मतलब है कि जैसे अभी भारत में या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में कौन सी है, कांग्रेस सरकार है। तो जितना उत्तर प्रदेश मतलब बीजेपी की सरकार किसी भी, अगर जैसे कि केंद्र में बीजेपी है और उत्तर प्रदेश में मतलब बीजेपी है, तो जितना उत्तर प्रदेश को जितना बजट देगी उतना बजट राजस्थान को थोड़ी देगी। तब देना तो चाहिए, लोकतंत्र के अनुसार तो देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं जिसके कारण नहीं देगी। तो ऐसा कैसी स्थिति, इसलिए उस बच्ची ने कहा। और दूसरी बात बच्ची और कहती है कि हमने पहले भी देखा है कि एक और तो हम बात कर रहे हैं विकेंद्रीकरण की, लेकिन फिर भी है कि केंद्र के द्वारा, अर्थात ये 73वां संविधान संशोधन किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा करवाया गया। और केंद्र के द्वारा करवाने के बाद केंद्र ने दबाव देकर, अर्थात केंद्रीकरण के दबाव के कारण ये विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। अर्थात इसमें भी प्रांत स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा 1 साल के भीतर भीतर ये करना होगा। क्या करना होगा कि 73वें संविधान संशोधन को लागू करके स्थानीय स्वशासन को प्रत्येक राज्य में संवैधानिक दर्जा देते हुए अपना क्या करें, वहां की स्थानीय सरकारों को स्थापित करें। अब साथियों ये तो इनका, अब देखो त्रिस्तर की सरकार कैसे विभाजित की उन्होंने, उनके बारे में बात करें। इनका जो त्रिस्तरीय ढांचा कैसे, तो 29 विषय याद रखना। इसके साथ ही आप याद रखना अपने 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, कौन कौन से कृषि है, स्वास्थ्य, सड़क है, तालाब है, आवास है, शौचालय है, मेले, हाट बाजार है, ये सभी इनके अंदर ही है। ठीक है, अब देखिए, और इसमें ये 73वां संविधान संशोधन है, ये है अपने स्थानीय स्तर का, और स्थानीय स्तर में भी ग्रामीण स्वराज, गांव का। ठीक है, निचले मतलब एक स्थानीय निकाय है, एक शहरी निकाय है। त्रिस्तर में पहली है पंचायत, जिन्हें ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत। दूसरी है वो है तालुका, तालुका पंचायत कहते हैं, या खंड कह दो पंचायत। ठीक है, या खंड स्तर। ठीक है, और तीसरी है वो है जिला स्तर पे, और वो कौन सी है भाई, जिला स्तर पे जिला पंचायत, जिला पंचायत। तीनों के चुनाव क्या होते हैं, स्वतंत्र चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और इनके साथ ही प्रत्यक्ष चुनाव। कैसे चुनाव वो तीनों के, प्रत्यक्ष चुनाव, तीनों के प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। लेकिन देखिए ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच। अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक है, और इधर तालुका का कौन होता है, प्रधान। प्रमुख कौन होता है, प्रधान। और इधर कौन होता है जिला पंचायत का, जिला प्रमुख। ये तीनों राजनीतिक पद है, जिला प्रमुख। लेकिन याद रखना साथियों, जो तालुका में जितने भी पंचायत समिति सदस्य मिलकर किसका निर्वाचन करेंगे, प्रधान का। और जिला प्रमुख, वहां जिला प्रमुख सदस्य मिलकर किसका, मतलब जिला जो पंचायत के सदस्य हैं वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जिला प्रमुख का। तो स्थानीय 73वें संविधान संशोधन अर्थात
जो स्थानीय स्तर, ग्रामीण स्तरीय स्तर की सबसे बड़ी संस्था वो कौन सी है? जिला पंचायत है। वापस देख लीजिएगा एक बार, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच है, तालुका पंचायत या खंड स्तर पर प्रधान सबसे अध्यक्ष होता है, हावी है, और फिर जिला पंचायत का है जिला प्रमुख। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। और इस स्तर पर अगर कोई बात करें मतलब, तो इसका है वो है अपना ग्राम विकास अधिकारी होता है अगर गवर्नमेंट की ओर से देखें तो। और यहाँ प्रधान का मतलब तालुका स्तर का होता है खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहा जाता है, और इसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए साथियों, प्रत्येक चुनाव की बात है। ये जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अंतर जो सरपंच होता है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ये किसी भी पार्टी का नहीं है, लेकिन ये प्रधान है वो पार्टी का है, और जिला प्रमुख है वो भी विशेष पार्टी से संबंध रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं रखते। लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी न किसी दल से जुड़ जाते हैं। अब बात आती है ग्राम सभा की। किसकी बात आती है साथियों? ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं? कि पंचायत में, पंचायत दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक गांवों से निर्मित हो सकती है। जो पंचायत किसे, ग्राम सभा किसे कहते हैं? कि पंचायत में जितने भी 18 वर्ष से वयस्क मताधिकार देने योग्य व्यक्ति जितने भी है सभी, तो वयस्क मताधिकार देने वाले, मताधिकार का अधिकार अधिकार रखने वाले सभी सदस्य, सभी ग्राम के सदस्य, ग्राम के सभी सदस्य, सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सदस्य होते हैं, ठीक है। सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। हमारे देश में ग्राम सभा ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बाकी कोई लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ही क्या करती है? पंचायत स्तर पर जो भी निर्णय लेना है वो मतलब सरपंच वहां के ग्राम सभा को बताएगा हम ये विकास कार्य करवा रहे हैं, और उसके अनुसार ग्राम सभा वो अपना निर्णय लेगी कि ये पहले करवाना है, ये बाद में करवाना है, और उसके अनुसार वो क्या करेगी? पंचायत को अपनी राय देगी, ग्राम पंचायत को। तो ये ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो पूछा जा सकता है प्रत्यक्ष त्रिस्तरीय पंचायत जो त्रिस्तरीय जो है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण किसे माना जा सकता है? तो ग्राम सभा को क्या माना जा सकता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है साथियों, अब देखिए कितने वर्ष बाद चुनाव होंगे इनके, चुनाव कौन करवाएगा, और इनके संबंध में कोई वित्त संबंधी वित्त आयोग बैठाया जाएगा या नहीं बैठाया जाएगा, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि स्थानीय स्वशासन के चुनाव 5 वर्षों में होते हैं। अगर मान लो बीच में कोई डेथ हो जाए किसी सदस्य की, तो फिर 6 महीनों के भीतर वापस चुनाव करवाने होंगे। अगर या किसी कारणवश वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, या किसी कारणवश वो उस पद के योग्य नहीं रहता है, या किसी मामले में कार्रवाई हो जाती है उसके ऊपर, तो पहला तो है चुनाव 5 वर्ष। कितने वर्षों में? 5 वर्ष में, ठीक है। दूसरा कौन करवाएगा? इनके लिए अलग से चुनाव आयोग बैठाया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य को क्या कहा जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। वर्तमान में मेरे ख्याल से राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो है आपके प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह मेहरा। वर्तमान में राजस्थान के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वर्तमान में कौन है? प्रेम सिंह मेहरा है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग। तो 5 वर्षों में चुनाव होंगे, ठीक है। पद रिक्त होने पर 6 महीनों के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव। कितने माह के भीतर? 6 माह के अंदर अंदर क्या होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए। फिर इसके साथ ही
एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, राज्य वित्त आयोग, और इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, और इसके कार्य क्या है साथियों राज्य वित्त आयोग के? राजस्थान में पहला राज्य वित्त आयोग 1995 में गठित किया गया था। ठीक है, फिर 2000, फिर 2005, फिर 2010, 2015, 2020 और 2025 तक चलेगा। 2020 में जो गठित हुआ है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, जो 73वें संविधान है, मतलब स्थानीय स्तर पर है, वो तो है 243 आई। कौन सा है? 243 आई। आर्टिकल याद रखना, 243 अनुच्छेद 243 है, वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। मतलब 243 से लगाकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद है, 15 ये है और एक 243 वाला प्लस है, तो बराबर कुल कितने हैं? एक बार आरएस में प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 243 में स्थानीय स्वशासन के पहले निकाय कितने अनुच्छेदों में है, तो वो है ग्रामीण स्वशासन, तो वो है 16 अनुच्छेदों में। क्योंकि 243 ए से लगाकर ओ तक 15 ये हो गए, और इसके साथ ही 243 20 में सम्मिलित करें तो कितने हो गए? 16। ठीक है साथियों, अब देखिए राजस्थान में पहला राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया? 1995 में, और कार्यकाल किसका है? 5 वर्ष का है। ये राज्य मतलब राज्य स्तर पर है, राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष, और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? 243वें अनुच्छेद में है। इसके साथ में ही कि स्थानीय स्वशासन को क्या शक्तियां दी जानी चाहिए, मतलब स्थानीय निकायों को या क्या शक्तियां, उन शक्तियों में वृद्धि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या उसके संबंधी कोई भी प्रावधान है, तो उस प्रावधान की बात की गई है 243 7 में। कौन से? 243 7, या फिर आप लिख सकते हो 243 जी में। ठीक है, 243 7 या 243 जी, और अगर हिंदी में बात करें तो फिर 243 6 लिख सकते हो आप। ठीक है, 243 6 में बात की गई है। क्या बात की गई है? 243 6 में लिखा गया है कि अगर मतलब स्थानीय स्वशासन या स्थानीय निकायों को उनके प्रावधानों में वृद्धि करनी है, उनको कौन कौन से अधिकार देने हैं, तो ये राज्य सरकार एक नियम बनाकर या राज्य का विधानमंडल नियम बनाकर उनको वो प्रावधान दे सकती है। तो ये बात लिखी है 243 6 में, या आर्टिकल 243 7 में, या फिर आर्टिकल 243 जी में। तो ये भी आपको याद रखना है। 243 आई में लिखा गया है राज्य वित्त आयोग के बारे में बात, किसमें? स्थानीय निकाय के बारे में। फिर शहरी स्थानीय निकाय या शहरी निकाय के बारे में वो है 243 वाई के बारे में, वो हम अगले अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में आपको पता चल गया होगा, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके साथ ही राजस्थान में 1995 में पहली बार राज्य वित्त आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया साथियों। तो अब मुझे लगता है, और चुनाव वापस देख लेते हैं, 5 वर्षों में होता है प्रत्येक ये चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग अलग से गठित किया गया है, इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। वर्तमान राजस्थान में प्रेम सिंह जी मेहरा है, और पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर क्या होना चाहिए? चुनाव। और राज्य वित्त आयोग ये 243 आई में लिखा हुआ ही है, कार्यकाल 5 वर्ष है ये। और इसके साथ ही जैसे साथियों की जो जनजातीय क्षेत्र थे, जैसे कि हम बात करते हैं नागालैंड क्षेत्रों में, वहाँ क्या है, कुछ कुछ ऐसे जिले हैं वहाँ जनजातीय क्षेत्र है, तो उनको क्या किया गया कि ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, उनके तहत उनमें पंचायतों के गठन के बारे में बात नहीं की गई। उनके लिए अलग से प्रावधान 1997 में अलग से प्रावधान लाया गया, और उन प्रावधानों के जरिए उनमें पंचायतों का गठन किया गया, उनको अतिरिक्त विशेष छूट भी दी गई। इसके साथ हम एक आरक्षण की बात करेंगे। आरक्षण की बात करते हुए आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। तो वो उन जो जनजातीय इलाके हैं या जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो इलाके हैं जहाँ अभी तक विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ है, जहाँ इतने लोग इतने समझदार नहीं हुए अभी तक, तो उनके लिए 1997 में एक अलग से योजना लाकर सरकार ने, या अलग से अधिनियम पेश करके सरकार ने उनमें भी पंचायतों का गठन किया। और जहाँ कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है, तो वहाँ खंड स्तर न होकर सीधा है पंचायत स्तर, और पंचायत के बाद सीधा जिला पंचायत है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ तालुका पंचायत नहीं है या खंड स्तर नहीं है। तो ये भी। अब बात करनी है आरक्षण की। तो भारतीय संविधान में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, वो 73वें संविधान संशोधन में ही दिया गया है साथियों। जैसे कि हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया है? 1/3। और ये
आरक्षण 1/3 अर्थात 1/3 आरक्षण स्थानीय निकाय में किसे दिया गया? महिलाओं को। और वो केवल सदस्यों की सीट पर, महिलाओं को केवल सदस्यों की सीट पर ही नहीं दिया गया साथियों, इनके साथ ही अध्यक्ष पद पर भी महिला निर्वाचित हो सकती है। वो एससी की हो सकती है, एसटी की हो सकती है, ओबीसी। एससी एसटी की संविधान ने दी है, मतलब भारत सरकार, जो भारत का जो संविधान है उसमें संवैधानिक प्रावधान में लिखा गया है। और ये भी कहा है अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है उनको भी अतिरिक्त आरक्षण दे सकती है ये राज्य सरकार अगर चाहती है। तो अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग को भी देना चाहिए तो उनकी महिलाओं को भी दिया जा सकता है। तो ये महिलाओं को 1/3 आरक्षण से अलग से बात की गई है। तो ये याद रखना, महिलाओं को पहली बार आरक्षण या संवैधानिक प्रावधान है 73वें और 74वें संविधान संशोधन में दिए गए ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय में। तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण की भी यहाँ बात की गई है। अब और बाकी लोग आपने, हम बात कर रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में, तो वहां महिलाओं को तो 1/3 आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण का दर्जा तो अभी तक मिला नहीं है, स्थानीय स्वशासन में ही मिला है। तो साथियों आज इतना ही, बाकी हम बहुत जल्द मिलेंगे वापस, तब तक के लिए धन्यवाद।